हेडिंग क्या होगी? रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण। समीकरण। देखिए Mg plus O2 gives out MgO है। ध्यान दीजिए रासायनिक समीकरण में क्या क्या होते हैं। तो रासायनिक समीकरण जब दो तत्व या दो पदार्थ आपस में मिलकर एक उत्पाद प्राप्त करते हैं जो उनसे भिन्न होता है तो क्या होता है? रासायनिक समीकरण होता है। तो जो तीर के बाईं तरफ लिखे होते हैं वो क्या होते हैं? अभिकारक। कारक। कारक। उत्पाद। अभिकारक और उत्पाद के बीच प्लस का चिन्ह लगाकर क्या करते हैं? लिख देते हैं। जब हमें संतुलित रासायनिक समीकरण बनाना होता है देखिए, और जिधर आप क्या होता है? अभिकारक होता है उसे RHS और LHS क्या लिखते हैं? LHS। और जिधर उत्पाद होता है उसे RHS लिखते हैं। फिर ध्यान दीजिए अभिकारक के क्या नाम? तीर के पुच्छ की तरफ अभिकारक होते हैं और तीर की नोक की तरफ उत्पाद होते हैं। फिर रासायनिक समीकरण जब क्या होता है? रासायनिक समीकरण से ही आपकी रासायनिक समीकरण की परिभाषा भी बन जाएगी। जब एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो रासायनिक समीकरण क्या कहते हैं? अब मैग्नीशियम ऑक्सीजन। तो ये और जो रासायनिक समीकरण बनता है यदि वो संतुलित है तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, और अगर संतुलित नहीं है तो ढांचा समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? ढांचा समीकरण। अब ढांचा Mg plus O2 MgO ये ढांचा समीकरण है क्योंकि ये दोनों तरफ संतुलित नहीं है। अब संतुलित क्या होता है? तो संतुलित रासायनिक समीकरण संतुलित होने के लिए आपको द्रव्यमान संरक्षण का नियम याद होना चाहिए। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है कि अभिकारक तथा उत्पाद के द्रव्यमान संरक्षण का नियम है कि द्रव्यमान को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। इस जिसे या द्रव्यमान संरक्षण का नियम आपका क्या बनेगा कि द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। द्रव्यमान हर समय अपरिवर्तित रहता है, उसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे आप अगर कपूर लेते हैं और कपूर को जलाते हैं तो गैस बन के उड़ जाता है, लेकिन उसी कपूर को एक बंद जार में रखकर और जलाएंगे, एक वजन यानी कोई ऐसी तुला लेंगे जिसपे उसका वजन माप सके, तो जब आप जला के और उसमें रख देंगे तो उसकी भाप बाहर नहीं जाएगी और आपका वही उतना ही वजन बना रहेगा। जब भाप कहाँ आकाश में उड़ जाती है तो वजन आपका कम हो जाता है। लेकिन होता क्या है? वो ठोस है, क्या कपूर ठोस है, लेकिन जब उसे जलाया जाता है तो बिना द्रव में बदले हुए डायरेक्ट किसमें? वाष्प में बदल जाती है। और जो बिना द्रव में बदले हुए वाष्प में बदल जाती है उसे क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन, है ना। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम अगर आपको याद है तो आपका समीकरण आसानी से संतुलित हो जाएगा। अब द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि हमारे जैसे हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड को जलाया, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को एक साथ मिला के जलाया, हमें प्राप्त क्या हुआ? मैग्नीशियम
ऑक्साइड। लेकिन अब ये संतुलित नहीं है, यानी दोनों तरफ द्रव्यमान बराबर नहीं है। इधर mg है, इधर mg है, mg तो बराबर है, लेकिन इधर O2 है और इधर वो केवल है, तो बराबर है? बराबर नहीं है, यानी ये संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं है। और यदि ये संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं है तो कौन सा समीकरण है? ढांचा समीकरण है। जो संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं है ढांचा समीकरण है। अब ध्यान दीजिए, तो इसे अगर हमें बराबर करना है तो क्या करेंगे? सबसे पहले आप ये 2 है और इधर क्या करो? 2 से अगर गुणा कर दो तो बराबर, और इधर 2 से गुणा कर दो। देखो इधर कितने mg है? 2। इधर कितने mg है? 2। इधर कितने O हैं? 2। इधर कितने O हो गए? है? तो ये क्या हो गया? संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो अब संतुलित रासायनिक समीकरण बनाने के लिए आपको 7 नियम पढ़ने हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। अब कभी कभी आपको रासायनिक समीकरण लिखना होता है। क्या लिखना होता है? रासायनिक समीकरण, है ना? क्या लिखना होता है? रासायनिक समीकरण। तो आपको यह मालूम ही हो गया कि हम अभिकारक किधर लिखते हैं और उत्पाद किधर लिखते हैं। पहला पॉइंट ये हो गया। फिर अभिकारक में कौन कौन है और उत्पाद में कौन कौन है। तो क्वेश्चन इसने कहा है कि जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया कराते हैं। अब जिसे बोला जाएगा कि फलाने फलाने की अभिक्रिया कराई गई, यानी जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया कराई गई, तो जिसे कहा जाएगा कि अभिक्रिया कराई जा रही है वही अभिकारक होगा। तो इसमें अभिकारक कौन कौन होगा? जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल। तो Zn प्लस H2SO4, जिंक प्लस H2SO4, सल्फ्यूरिक या हाइड्रोजन सल्फेट, अम्ल गिब्स आउट, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन है। अब वैसे सल्फ्यूरिक अम्ल का एक नाम आप लोग और जानते हो, हाइड्रोजन सल्फेट है। तो जिंक प्लस आपको याद करने को दिया गया था क्या? विद्युत रासायनिक श्रेणी। बोलो फट दे, विद्युत रासायनिक श्रेणी बोलो। अब क्रियाशील अम्ल, विद्युत रासायनिक श्रेणी आपकी कॉपी में लिखाया गया है, उसे खोलो। बंद कर दो। विद्युत रासायनिक श्रेणी में Zn ऊपर है या H2? क्या ऊपर है? Zn ऊपर है, इसलिए Zn H2 को उसके स्थान से विस्थापित कर देगा। Zn H2 को उसके स्थान से विस्थापित कर देगा। तो आपकी अभिक्रिया क्या बन जाएगी? देखिए बड़ा आसान है सब बनाना, बशर्ते आपको क्रम से जो पढ़ाया गया है वो याद होना चाहिए। अब जब ये जानते हो कि ये ध्यान देना, जब किसी कभी भी ऐसा अभिकारक होगा कि एक की क्रियाशीलता दूसरे की क्रियाशीलता से अधिक है, तो वो क्या करेगा? अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देगा, है ना? तो अब Zn H2 ये जो नीचे है वो कम क्रियाशील है और जो ऊपर है वो अधिक क्रियाशील है? तो Zn H2 को क्या विस्थापित कर किससे? तो क्या बन जाएगा? SO4 प्लस। अब हाइड्रोजन जब कभी भी हाइड्रोजन बोलेगा तो अकेला नहीं लिखा जाएगा, वो 2 में H2 में यौगिक अणु के रूप में लिखा जाएगा, है? तो क्या बना? जिंक
प्लस H2SO4। अब तुम्हें ये ध्यान रखना है, अगर विद्युत रासायनिक श्रेणी आपको याद है, लेकिन अब याद करने को दिया गया तो याद तो किसी को है नहीं, सब लोग आंख केवल दबाव की किसी तरफ बहुत सर जी ना जाने कितना काम देते हैं। Zn और H2 इसमें अधिक क्रियाशील कौन है? Zn है जी। तो Zn क्या करेगा? स्थापित करेगा। H2 को SO4 से विस्थापित कर देगा, है तो Zn किसके स्थान पर आ जाएगा? H2 के स्थान पर। तो H2 के स्थान पर क्या हो गया? और SO4 वैसे रहेगा, ZnSO4 प्लस H2। इसे गैस का वो लगा दो कि गैस उड़ जाए। अब बताइए कि ये चीज समझ में आई? जी। काट दो।